पिछले 3 महीनों के अंदर देश के अलग अलग इलाकों से 90 से ज़्यादा छोटी बच्चियां अचानक गायब हो जाती हैं। कोई स्कूल से घर लौटते वक्त अगवा कर ली जाती है, कोई बाजार से लौटते हुए लापता हो जाती है, तो कोई घर के बाहर खेलते खेलते रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि पुलिस के पास किसी भी केस में कोई ठोस सुराग नहीं होता। ऊपर से देखने पर हर मामला अलग अलग लगता है, लेकिन हकीकत में ये सभी केस एक ही कड़ी से जुड़े हुए होते हैं। जब मामला बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है, तब सिस्टम को मजबूरी में एक ऐसे नाम की याद आती है जो हर नामुमकिन केस में आखिरी उम्मीद बनकर सामने आता है, और वो नाम है शिवानी। कोई साधारण पुलिस अफसर नहीं है। वो उन अफसरों में से हैं जो सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि खुद मैदान में उतरकर काम करते हैं। जो कुर्सी पर बैठकर आदेश नहीं देती, बल्कि जरूरत पड़ने पर गोलियों के बीच भी कूद जाती है। वो डरने वालों में से नहीं है, बल्कि अपराधियों के दिल में डर बैठाने वाली अफसर है। उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो किसी भी केस को सिर्फ एक केस की तरह नहीं देखती, बल्कि उसे अपनी निजी जिम्मेदारी मान लेती है। कहानी की शुरुआत बुलंदशहर के एक सुनसान फार्म हाउस इलाके से होती है। चारों तरफ फैले खेत, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। उसी वीरान जगह पर 2 छोटी बच्चियां रूहानी और झिमली खेल रही होती हैं। दोनों की उम्र करीब 9 से 10 साल के बीच है। वो मिट्टी में दौड़ती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं। रूहानी एक अमीर घराने की बेटी है, जबकि झिमली एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। लेकिन उनकी दोस्ती में पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती। तभी अचानक दूर से गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। शुरुआत में बच्चियां उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जैसे ही गाड़ी पास आकर रुकती है, 4 आदमी तेजी से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि बच्चियां कुछ समझ पाती, वो लोग रूहानी को पकड़ लेते हैं। रूहानी जोर जोर से चीखने लगती है। झिमली डर तो जाती है, लेकिन भागती नहीं। वो जमीन से पत्थर उठाकर उन आदमियों पर फेंकती है, फिर एक पेड़ पर चढ़कर ऊपर से हमला करने की कोशिश करती है। मगर आखिरकार वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। उन ताकतवर आदमियों के सामने उसकी हिम्मत भी कम पड़ जाती है। अगले ही पल वो लोग झिमली को भी पकड़ लेते हैं। दोनों बच्चियों को गाड़ी में फेंकते हैं और धूल उड़ाते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। पीछे सिर्फ सन्नाटा और खामोशी रह जाती है। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के घने जंगलों में। रात का वक्त है। कुछ तस्कर औरतों को नाव में बैठाकर बॉर्डर पार भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तभी अचानक भीड़ में से एक औरत आगे बढ़ती है। पलक झपकते ही वो एक तस्कर को जमीन पर पटक देती है, दूसरे को लात मारकर गिरा देती है और तीसरे के हाथ से बंदूक छीन लेती है। तभी कैमरा उसके चेहरे पर जाता है और खुलासा होता है कि वो कोई और नहीं, बल्कि शिवानी शिवाजी रॉय है। बिना किसी डर के शिवानी अकेले ही सभी गुंडों से भिड़ जाती है और कुछ ही मिनटों में पूरे गैंग को धर दबोचती है। उसकी दमदार एंट्री ये साफ कर देती है कि ये अफसर किसी से डरने वाली नहीं है, और जहां जहां ये पहुंचती है वहां अपराधियों की खैर नहीं रहती। ऑपरेशन खत्म होते ही शिवानी को तुरंत दिल्ली बुलाया जाता है, जहां उसे एक नया और बेहद संवेदनशील केस सौंपा जाता है। उसे बताया जाता है कि रूहानी नाम की एक हाई प्रोफाइल बच्ची का अपहरण हुआ है, जो टर्की में तैनात भारतीय राजदूत की बेटी है। इस वजह से सरकार पर जबरदस्त दबाव है। अगर बच्ची को जल्द नहीं खोजा गया तो मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ सकता है। शिवानी फाइल देखते ही समझ जाती है कि ये कोई आम फिरौती का मामला नहीं है, क्योंकि अगर अपहरणकर्ताओं को पता होता कि बच्ची इतनी ताकतवर और अमीर फैमिली से है तो अब तक फिरौती की कॉल आ चुकी होती। लेकिन यहाँ एक भी कॉल नहीं आई होती। इसका साफ मतलब है कि बच्ची को किसी और ही मकसद से अगवा किया गया है। वो तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचती है और हर एक चीज को बेहद बारीकी से जांचती है। टायरों के निशान, पैरों के निशान, टूटे पौधे, बिखरे पत्थर। तभी उसे एहसास होता है कि झिमली ने रूहानी को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इतने छोटे छोटे पैरों के निशान देखकर शिवानी का दिल पसीज जाता है और उसके भीतर का गुस्सा और भी भड़क उठता है। उसी समय दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किडनैपर दोनों बच्चियों को एक पुराने गोदाम में छोड़ते हैं, जहां कुछ लोग डॉक्टर जैसे कपड़े पहने उनका ब्लड टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, और फिर दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पहली बार हमें उस खतरनाक नाम का पता चलता है जिसे सब अम्मा कहते हैं। एक ऐसी औरत जो पूरे देश में बच्चों की तस्करी का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाती है और जिसके आदमी हर जगह फैले हुए हैं। और यहीं से शुरू होती है शिवानी की असली जंग। दोनों बच्चियों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है और उस जगह का माहौल किसी अस्पताल जैसा नहीं, बल्कि किसी गैरकानूनी लैब जैसा लगता है। दीवारों पर दवाइयों की बदबू, पुराने बेड, जंग लगे औजार, और कुछ लोग मास्क पहनकर ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे इंसान नहीं बल्कि सामान की जांच कर रहे हों। और इन सबके बीच वो लोग बार बार नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द बोल रहे होते हैं, जैसे बच्चियां नहीं बल्कि कोई टेस्ट सैंपल हो। उसी वक्त वहां एक बूढ़ी औरत आती है जिसे सब अम्मा कहकर बुलाते हैं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, न दया न गुस्सा, बस एक ठंडी मुस्कान,
और उसकी आंखों में ऐसा खौफ होता है कि बड़े बड़े गुंडे भी उससे नजरें नहीं मिला पाते। वो बच्चियों को ऐसे देखती है जैसे कसाई बकरियों को देखता है और अपने आदमी से कहती है कि जो नेगेटिव है उसे तैयार करो और पॉजिटिव वाली को अलग रखो। उसकी आवाज में इतनी बेरहमी होती है कि सुनकर ही डर लगने लगे। दूसरी तरफ शिवानी अपनी टीम के साथ जांच तेज कर देती है। वो सारे रिकॉर्ड निकलवाती है और पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में जितनी बच्चियां गायब हुई हैं उनमें एक अजीब कॉमन चीज है। सभी गरीब परिवारों से हैं। किसी का कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं, कोई शिकायत करने वाला नहीं, मतलब जिन्हें उठाओ कोई पूछने वाला नहीं। और यहीं से शिवानी समझ जाती है कि ये कोई सिंपल गैंग नहीं बल्कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। फिर वो एक चाल चलती है और मीडिया में खबर फैलवा देती है कि रूहानी को ढूंढने वाले को 2 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। उसका प्लान साफ होता है कि लालच में अपराधी खुद बाहर आएंगे और जैसे ही ये खबर टीवी पर चलती है उसी समय किडनैपरों के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्ची के बदले सिर्फ 10 लाख मिलने वाले थे और अब सीधा 2 करोड़ मिल सकते हैं। और लालच इंसान को गद्दार बना देता है। चारों किडनैपर आपस में प्लान बनाते हैं कि अम्मा से बच्ची छीनकर खुद पैसे ले लेंगे और रात के अंधेरे में वो अम्मा के अड्डे पर धावा बोल देते हैं। वहां मौजूद लोगों को मारते पीटते हैं और रूहानी को लेकर भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो किस आग से खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद शिवानी के पास फोन आता है और दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो 2 करोड़ रुपए लेकर स्टेशन पर आ जाओ। और शिवानी समझ जाती है कि उसका जाल काम कर गया है। अब ये लोग खुद सामने आ रहे हैं। अगले दिन स्टेशन पर जबरदस्त सस्पेंस होता है। पुलिस सादी वर्दी में चारों तरफ फैली होती है। रूहानी का पिता कांपते हाथों से पैसों से भरा बैग लेकर बैठा होता है। तभी वीडियो कॉल आती है और स्क्रीन पर रूहानी दिखाई देती है। वो रो रही होती है और मदद मांग रही होती है, लेकिन शिवानी की नजरें कुछ और ही देख रही होती हैं। उसे समझ आता है कि ये लाइव वीडियो नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग है। अचानक स्टेशन पर बम की अफवाह फैलती है। भगदड़ मच जाती है, लोग भागने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में एक आदमी पैसे लेकर भाग जाता है। शिवानी उसके पीछे दौड़ती है। प्लेटफॉर्म से सीढ़ियों तक जोरदार पीछा होता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। आदमी चाकू निकालकर वार करता है जिससे शिवानी के हाथ पर, लेकिन शिवानी हार नहीं मानती और उसे जमीन पर पटक कर गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में वो आदमी टूट जाता है और सब बता देता है कि उनका काम सिर्फ बच्चियों को पकड़कर अम्मा तक पहुंचाना है। असली खेल अम्मा का है और अम्मा बच्चियों को कहीं एक्सपोर्ट करती है, लेकिन कहां और क्यों ये उन्हें भी नहीं पता। इसी दौरान शिवानी की मुलाकात फातिमा नाम की एक लेडी कांस्टेबल से होती है जिसने स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर किडनैपरों का पीछा किया था। फातिमा गरीब परिवार से है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसमें हिम्मत कूट कूट कर भरी है और शिवानी को उसमें अपना ही अक्स नजर आता है, इसलिए वो उसे अपने साथ रख लेती है। फिर कहानी में एंट्री होती है रामानुजन की, एक बड़ा समाज सेवी जो बच्चों के लिए ट्रस्ट चलाता है, गरीबों की मदद करता है। हर जगह उसकी तारीफ होती है और वो खुद शिवानी से मिलकर कहता है कि वो इस मिशन में उसकी मदद करना चाहता है। शुरू में शिवानी उसे नेक इंसान समझती है और उसकी मदद लेती है और सच में उसकी दी हुई जानकारी से कई छोटे गैंग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन शिवानी के घर पर हमला हो जाता है। उसका पति विक्रम बेहोश मिलता है और कमरे में बैठी होती है खुद अम्मा, जो आराम से चाय पी रही होती है। वो शिवानी को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि तू मेरे रास्ते में आ रही है, इसलिए तुझे चेतावनी देने आई हूं, और अगर मेरे धंधे में दखल दिया तो अगली बार तेरे पति जिंदा नहीं मिलेंगे। ये बात शिवानी के दिल पर लग जाती है, क्योंकि अब मामला सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा का भी है। इसके बाद एक दिन हॉस्पिटल से खबर आती है कि एक छोटी बच्ची मिली है जो अम्मा के चंगुल से भागी है। शिवानी तुरंत वहां पहुंचती है और डॉक्टर बताते हैं कि बच्ची को सर्वाइकल कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर, और इतनी छोटी उम्र में ये बीमारी होना नामुमकिन है। जरूर किसी ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। ये सुनकर शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बच्ची अपनी ड्राइंग बुक दिखाती है जिसमें वो एक डॉक्टर और एक बिल्ली का चिन्ह बार बार बनाती है, और वही बिल्ली का चिन्ह रामानुजन के ट्रस्ट का लोगो होता है। ये देखकर शिवानी के दिमाग में घंटी बजती है और पहली बार उसे रामानुजन पर शक होता है। अब कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है। अब शिवानी के दिमाग में शक की सुई पूरी तरह से रामानुजन पर घूम चुकी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दुनिया की नजरों में रामानुजन एक मसीहा था, एक ऐसा इंसान जिसने हजारों बच्चों की मदद की थी। अगर शिवानी बिना सबूत के उसे पकड़ती तो पूरा सिस्टम उसी के खिलाफ खड़ा हो जाता, इसलिए इस बार उसे बहुत सोच समझकर चाल चलनी थी। शिवानी चुपचाप रामानुजन के पुराने रिकॉर्ड निकलवाती है, उसकी स्कूलिंग, उसका बचपन, उसके लीगल गार्डियन, सबकी जानकारी इकट्ठा करती है। और तभी उसे एक नाम मिलता है, मोहम्मद असलम, जो कभी अम्मा के गैंग में काम करता था और अब शराबी बनकर एक झुग्गी में रह रहा है। शिवानी तुरंत उसके पास पहुंचती है और पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब शिवानी उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो डरकर सारा सच उगल देता है। असलम बताता है कि रामानुजन कोई संत नहीं बल्कि बचपन से ही अम्मा का पाला हुआ बच्चा है।
जब वो सिर्फ 6 साल का था तब उसे भी उठाकर लाया गया था। वहां नए बच्चों को 2 ऑप्शन दिए जाते थे, या तो आंख फुरवा लो या हाथ कटवा लो, ताकि भीख मांगने में ज्यादा पैसा मिले। ज्यादातर बच्चे आंखें चुनते थे क्योंकि दर्द कम होता था, लेकिन रामानुजन ने हाथ कटवाया क्योंकि वो बोला कि बिना आंखों के भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन बिना हाथ के भाग सकता हूँ। ये सुनकर खुद अम्मा भी हैरान रह गई थी। असलम आगे बताता है कि रामानुजन भीख नहीं मांगता था, वो चोरी करता था, फ्रॉड करता था, दिमाग लगाता था और एक दिन में हजारों रुपए कमा लाता था। तभी अम्मा ने समझ लिया कि ये बच्चा अलग है और उसी दिन से उसने उसे अपने साथ रख लिया और धीरे धीरे वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। ये सच्चाई सुनकर शिवानी को पूरा खेल समझ आ जाता है। अम्मा सिर्फ बच्चों की सप्लायर है, लेकिन असली मास्टरमाइंड रामानुजन है। वही पूरे नेटवर्क का दिमाग है। शिवानी तुरंत प्लान बनाती है और एक नकली सूचना रामानुजन को देती है कि कुछ बच्चों की लोकेशन मिली है और उसकी मदद चाहिए। रामानुजन बिना सोचे समझे वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से पुलिस का भरोसा जीत लेगा। लेकिन जैसे ही वो अम्मा से मिलने जाता है, शिवानी की टीम दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, पूछताछ होती है, लेकिन दोनों के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो बच जाएंगे। और तभी अचानक खबर आती है कि असलम ने कस्टडी में खुदकुशी कर ली और उसके मरते ही केस फिर कमजोर हो जाता है। ऊपर से दबाव आता है। बड़े अफसर शिवानी को डांटते हैं कि बिना सबूत के समाजसेवी को क्यों पकड़ा। मीडिया में भी खबर फैल जाती है और मजबूरन रामानुजन को छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि शिवानी को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। लेकिन शिवानी हार मानने वालों में से नहीं है। वो फातिमा को अपने पास बुलाती है और उसे गुप्त प्लान बताती है कि अब ये केस ऑफिशियल तरीके से नहीं बल्कि अंडरकवर तरीके से सॉल्व होगा और इसके लिए फातिमा को रामानुजन का भरोसा जीतना होगा। फातिमा अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाती है। फातिमा जानबूझकर रामानुजन के सामने खुद को पुलिस से नाराज दिखाती है, यहाँ तक कि खुद को गोली मारकर घायल भी कर लेती है ताकि रामानुजन को यकीन हो जाए कि वो सच में उसके साथ है। और रामानुजन उसके झांसे में आ जाता है और उसे अपने सीक्रेट प्लान में शामिल कर लेता है। अब खुलासा होता है असली सच्चाई का। रामानुजन बच्चियों को किडनैप करके श्रीलंका में अपनी सीक्रेट लैब में भेजता है, जहां उन पर वायरस और कैंसर के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जो बच्चियां पेस्ट में नेगेटिव होती हैं, उनके खून से दवा बनाई जाती है और जो पॉजिटिव होती हैं, उन्हें मार दिया जाता है और फिर वही दवा करोड़ों में बेचकर वो लोग अरबों कमाते हैं। मतलब बीमारी भी खुद फैलाओ और इलाज भी खुद बेचो। इंसानियत का सबसे गंदा कारोबार। फातिमा सारी जानकारी चोरी छिपे शिवानी तक पहुंचाती रहती है और आखिरकार लोकेशन मिलती है उस लैब की। रात के अंधेरे में शिवानी अपनी छोटी सी टीम लेकर श्रीलंका पहुंचती है, बिना किसी सरकारी मदद के, क्योंकि अगर सिस्टम को बताया जाता तो खबर लीक हो सकती थी। लैब के अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे कंटेनरों में बंद बच्चियां, रोती हुई आवाजें, इंजेक्शन, मशीनें, खून के सैंपल। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों की नहीं, जानवरों की फैक्ट्री हो। शिवानी का खून खौल उठता है और वो तुरंत हमला कर देती है। गोलियां चलती हैं, हाथापाई होती है, एक एक करके गुंडे गिरते जाते हैं। फातिमा अंदर से बच्चों को आजाद करवाती है और आखिर में आमना सामना होता है शिवानी और रामानुजन का। रामानुजन भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी उसे पकड़ लेती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। रामानुजन चीख कर कहता है कि दुनिया पैसे से चलती है और वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, लेकिन शिवानी कहती है कि ये बिजनेस नहीं, नरसंहार है। इसी बीच अम्मा को भी पकड़ कर लाया जाता है, लेकिन अम्मा आखिरी चाल चलती है और कांच से एक सिपाही पर हमला कर देती है। मजबूरन शिवानी उसे गोली मार देती है, लेकिन उसके शरीर में पहले से एक्सप्लोजिव लगा दिया जाता है ताकि रामानुजन के सामने सच आने पर उसे सबक मिल सके। जब रामानुजन को पता चलता है कि उसकी मां मर चुकी है तो वो पागल हो जाता है और बटन दबा देता है। जोरदार धमाका होता है, पूरा इलाका हिल जाता है। उसके आधे आदमी वहीं मर जाते हैं और खुद रामानुजन भी बुरी तरह जल जाता है। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है और शिवानी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो चाहती तो उसे गोली मार सकती थी, लेकिन वो कहती है कि मौत आसान सजा है, असली सजा है हर दिन दर्द में जीना, और उसे जिंदा छोड़ देती है। सुबह होते ही सारी बच्चियां सुरक्षित बाहर लाई जाती हैं, एम्बुलेंस में बैठाई जाती हैं और पहली बार उनके चेहरों पर उम्मीद दिखती है। कुछ दिन बाद शिवानी को उसकी वर्दी वापस मिल जाती है और उसे स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाता है ताकि वो ऐसे ही नेटवर्क खत्म कर सके। और आखिरी सीन में शिवानी फिर से नई फाइल खोलती है, क्योंकि अपराध कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जब तक शिवानी जैसी मर्दानी जिंदा है तब तक इंसाफ भी जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मर्दानी 3 की पूरी कहानी।